म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी? अक्टूबर नवंबर दिसंबर के यानी थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स धराधर आने शुरू हो गए हैं। और मजे की बात है, अच्छी बात ये है कि सबके नतीजे एक्सपेक्टेशन से अच्छे आ रहे हैं, यानी बम्पर आ रहे हैं, जबरदस्त आ रहे हैं। बताऊंगा इस वीडियो में कि किस कंपनी का क्या नतीजा रहा है, और सबसे बड़ी चीज आपको ये भी बताऊंगा अभी इस समय में आपको क्या करना चाहिए, ये भी आपको बताऊंगा। दूसरी चीज ये बताऊंगा कि कुंभ स्नान Q3 का कैसे रहा रिजल्ट आलीशान, कुंभ स्नान गजा में कैसे युद्ध विराम, और इस सब से हमारे देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, हमारे देश का स्टॉक मार्केट कैसे बढ़ेगा, और आपका NAV कैसे आगे बढ़ेगा, देखिए इस वीडियो में। हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, सो दैट कि एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। आपके अच्छे सुझाव सदा आमंत्रित रहते हैं, तो इस वीडियो में भी आमंत्रित हैं। चलिए आपको बताएं सर Q3 रिजल्ट क्या क्या रहता है। सर आपको बताएं थर्ड क्वार्टर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बहुत बेसब्री से था इंतजार कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रिजल्ट आएगा और स्टॉक मार्केट में नया बहार लाएगा। बहरहाल बहार तो दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं आपको बताता हूं। Q3 का सबसे बड़ा रिजल्ट कल यानी 16 जनवरी को अनाउंस हो गया, जिसमें रिलायंस के नतीजे आए, जिसपे कि पूरे दुनिया और देश और दुनिया की निगाहें बनी रहती हैं। क्या कुछ रहा रिलायंस के, ये आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा। मैं भी आपको पहले कुछ प्रमुख बातें उसमें से बता देता हूं। सबसे पहला, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका प्रॉफिट 14% इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की अपेक्षा 14% ऊपर यानी कि ज्यादा रहा है। जहां तक बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इनका 7% नेट प्रॉफिट, सब कुछ खर्चा विर्चा काट के जितना बचता है उसको नेट ऑफ कहते हैं, तो ये इनका रहा है 7% अपसाइड रहा है। अगर मैं बात करूं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की, तो ये टोटल अगर मैं एब्सोल्यूट फिगर आपको दिखाऊं, ये रहा एब्सोल्यूट फिगर 18,540 करोड़। और ये एक्चुअली अब ये 18,540 करोड़ अपने आप में एक अधूरा फिगर है, जब तक इसके सापेक्ष में विथ रिस्पेक्ट अगर मैं पीछे के क्वार्टर का आंकड़े ना बता दूं, क्योंकि ठीक है आप कहोगे कि सर 18,540 करोड़ प्रॉफिट हुआ तो पहले कितना हुआ था, अगर वो बता दूं तो आपको पता लगेगा कि कितना ज्यादा हुआ है। एग्जैक्टली OND से ठीक पहले जो आंकड़े आए थे वो थे आपके अक्टूबर से पहले का जुलाई अगस्त सितंबर, जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट जैस। जुलाई अगस्त सितंबर में रिलायंस ने उस क्वार्टर में कितना प्रॉफिट कमाया था सर, वो मैंने सेकंड क्वार्टर जिसको कहते हैं उसमें इन्होंने कमाया था 17,265 करोड़। अब 17,265 करोड़ जब जिन्होंने जुलाई अगस्त सितंबर में कमाया था, इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इन्होंने कमाया है 18,540 करोड़। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना चाहिए कि निवेशकों को क्या फायदा हुआ, वो भी आपको बता देता हूं, और वो चीजें समझ में आती है अर्निंग पर शेयर में। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ के कितना हुआ है, EPS जिसको इन शॉर्ट कहते हैं, वो 13 रुपये 70 पैसे प्रति शेयर इन्होंने दिया है। अर्निंग पर शेयर आपको अगर आपके पास रिलायंस के स्टॉक्स हैं तो मिलेगा। खास करके इसमें एक चीज जब ब्रेकअप में देखते हैं तो RIL ने 14% का बेनिफिट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, वहीं रिलायंस जियो ने 4% का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, रिलायंस रिटेल ने भी 10% का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। अब ये रिलायंस के मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अब EBIT मार्जिन रहा है 21.3%। EBIT का मतलब E मतलब अर्निंग, B मतलब बिफोर, I मतलब इंटरेस्ट, T मतलब टैक्स। EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वो अर्निंग जो कि इंटरेस्ट इसमें से नहीं गया है, जो बहुत डेट जहां से लिया रखा है उनका टैक्स नहीं गए हैं, वो अर्निंग था 21.3%। इसमें टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है सर, वो भी मैं आपको बता दूं, 2.43 लाख करोड़ टोटल रेवेन्यू है, 2.43 लाख करोड़, जिसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अभी रहा है 21.3% का। और इसमें अगर डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को भी मिला दें तब बन जाता है EBITDA, जिसको EBITDA भी इन शॉर्ट कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन और इमोर्टाइजेशन।
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, तो आप समझते हैं इंटरेस्ट मतलब कंपनी ने जो डेट उठा रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जाता है, ब्याज जाता है, दैट इज इंटरेस्ट। टैक्स आप समझते हैं जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करती है कंपनी, दैट इज टैक्स। अब डिप्रिसिएशन किस चीज का? डिप्रिसिएशन वो तमाम मशीनरी जो लगी रहती है उनके लागत मूल्य में लगातार जो गिरावट आती है उसे डिप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अगर आपने अपने लिए खरीदा हुआ है तो आप लेट से अगर 10 लाख की कार खरीदते हैं, 10 साल बाद बेचने जाते हैं तो वो 2 या 3 लाख का बिकता है, यानी कि उसके मूल्य में ह्रास हुआ है, अंग्रेजी में डिप्रिसिएशन कहते हैं उसी को। इसी तरह कंपनियां जब बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदती है, उन मशीनरी में भी जो करोड़ों रुपए की मशीनरी खरीदती है, समय के साथ साथ उसमें ह्रास यानी गिरावट होती है। तो इस साल रिलायंस ने जो मशीनरी खरीदी है उन मशीनरी में कितने के मूल्य में कमी आई है, दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। और टैक्स डिप्रिसिएशन आपने समझ लिया। एक है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बात करूं, कर्जा कितना कम किया। मान लो अगर 10 लाख करोड़ का कर्जा है तो अगर इस साल इन्होंने, चाहे इस ओएनडी में, अगर हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एमोर्टाइजेशन का मतलब ऋण मुक्ति कितनी हुई है, तो वो उसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं। इन शॉर्ट हम उसे EBITDA कहते हैं, इब्टैड कहते हैं, इब्टा कहते हैं, जो भी जिसको मनाई कहते हैं। मैंने आपको इसका विन्यास करके बताया, ठीक है। वो रहा है सर 17% टैक्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। मतलब ये जो है ना, इसमें ना ही इंटरेस्ट निकाला हुआ है, ना टैक्स निकाला हुआ है, ना ही डिप्रिसिएशन निकाला हुआ है, और ना ही ऋण मुक्ति यानी एमोर्टाइजेशन निकाला हुआ है। तो ये आंकड़े सर आपके स्क्रीन पे रखा। कुल मिला के पॉजिटिव साइड ये है इस बम्पर कि 14% फिर भी इन्होंने दिखाया है। पैट भी आपको दिखाऊंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे कहते हैं रिलायंस का। एक इंपॉर्टेंट और अच्छी बात बताऊं कि अनुमान से ज्यादा इनका रहा है। अनुमान जितनों एक्सपेक्ट जितना इस ओएनडी में इन्होंने किया था उससे ज्यादा का प्रॉफिट रिलायंस ने बुक किया है, और वो दिखता है आपको रेवेन्यू गाइडेंस में। रेवेन्यू गाइडेंस बेसिकली किसी भी कंपनी का इंटरनल प्रोजेक्शन होता है। इंटरनल की हम आगे कितना करेंगे, सब्जेक्ट टू रिवीजन। रिवीजन क्यों करेंगे? मार्केट अनसिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक सिचुएशन के चलते। तो ये रहा है 3.75 टू 4.5। ये भी एक्सपेक्टेशन यानी अनुमान के मुताबिक रहा है, या फिर ये भी कहा है रिलायंस के स्पोक्स पर्सन ने कि ये क्या एक्सपेक्टेशन से अच्छा रहा है। दूसरा सर सीसी रेवेन्यू कितना हुआ? सीसी रेवेन्यू क्या परसेंटेज है? ये है 1.7%। अब ये सीसी रेवेन्यू कितना होता है अगेंस्ट 0.9%? 0.9% का एक्सपेक्टेशन यानी आशा उम्मीद थी, जबकि 1.7% रहा है सीसी रेवेन्यू। अब ये सीसी रेवेन्यू क्या होता है सर, ये आपको बता दूं, ये इसको बोलते हैं सर कांस्टेंट करेंसी। सीसी रेवेन्यू मतलब कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू, मतलब हमने जो कमाया है और उसका जो कि यूएस डॉलर के सापेक्ष में अगर उसके फ्लक्चुएशन को अगर सेट ऑफ कर दूं, उसके फ्लक्चुएशन को, विदेशी मुद्रा यूएस डॉलर के फ्लक्चुएशन को अगर सेट ऑफ कर दूं तो मेरा क्या रेवेन्यू परसेंटेज रहा है, दैट इज कॉल्ड सीसी रेवेन्यू। तो उस करेंसी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में भी उछाल यानी सुधार यानी इंप्रूवमेंट यानी प्रोग्रेस यानी प्रगति देखने को मिला है। ये रिलायंस के आंकड़े मैंने आपको बताए, जो कि भारत की दिग्गज कंपनी है। तो ये तो रिलायंस के नतीजे हो गए। कल यानी 16 जनवरी को 37 और कंपनियों ने अपने नतीजे डिक्लेयर किए, और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। मार्केट में गधे का सिंग बन गई बिकवाली थी, और हर निवेशकों के घर दिवाली थी। कैसे? कुछ और कंपनियां दिखा देता हूं सर। ऐसे देखो जी, इन्फोसिस ने आंकड़े डिक्लेयर किए, इसका भी 11% ऊपर था। एक्सिस बैंक ने डिक्लेयर किया, इसका भी 4% ऊपर था। डीजी कंटेंट ने 55% बोल रहा हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लेयर किया है। वहीं हैवेल्स ने 278 करोड़ का प्रॉफिट किया है, हालांकि 2-3% पिछले की अपेक्षा कम कमाया, लेकिन प्रॉफिट किया है। वहीं HDFC AMC ने भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 39% का किया है। TCS ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12% का किया है, और शिव नादरलेट HCL ने भी लगभग 6% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्स्ट्रा किया है। तो ये सर संकेत आपको भारतीय बाजार में बहुत अच्छे हैं, यानी कुंभ में स्नान और मार्केट के नतीजे आलीशान। एक बात और कहूंगा, कुंभ में स्नान और गजा में युद्ध विराम, ये भी न्यूज में चल रहा है सर। हाँ, और गजा में युद्ध विराम मतलब इजराइल और ये फिलिस्तीन, यहां सब शांति रहेगी। तो जहां कहीं भी शांति रहती है, पीस रहती है, वहीं प्रॉस्पेरिटी आती है सर। तो वहां से भी ट्रंप साहब ने सर फाइनली गद्दी पे बैठ गए भाई साहब।
और गद्दी पे बैठते ही भारत के लिए शुभ संकेत आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे वो गद्दी पे बैठे चाइना की नकेल कसेंगे। क्यों कसेंगे? क्योंकि वो जितने भी चाइना से जो सामान बनते हैं वहां से शिफ्ट करेंगे, और अमेरिका शिफ्ट तो बाकी की कंपनियां शिफ्ट, वहां से शिफ्ट तो कहां आएंगे? भारत इज द हेवन, भारत स्वर्ग है उनके लिए, भारत जन्नत है उनके लिए, वहां वो कंपनियां आएंगी, हमारा निवेश बढ़ेगा। और अभी एक बहुत ही बेहतरीन एक इंफॉर्मेशन आया कि चाइना का निर्यात में डंका बजा। एक उसके सापेक्ष में न्यूज आया कि निर्यात सेंट्रिक जितने कंट्री हैं उनके हालात खराब होने वाले हैं ट्रंप के आने से। निर्यात से जिनकी दाल रोटी चलती है उनके हालात खराब होने हैं ट्रंप के आने से। ट्रंप आ गए हैं, हमारे लिए ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, हमारा आंतरिक संकेत अच्छा है, और ये कहता है हमारा आंकड़ा। ऐसे में आप क्या करें सर? आपके लिए सर, चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, तो आप portfolio diversification पे always remain stick with portfolio diversification. If your portfolio is not diversified, once more please go through, and if you do require any kind of suggestions, please ask me on my WhatsApp number through text and chat. Thank you so much.